अच्छा, लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि जो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग का डिज़ाइन होता है उसमें सीआरसी कार्ड बनते हैं। एक्चुअल में जब हम डिजाइनिंग पे बात करेंगे तो डिटेल में इस चीज को देखेंगे कि होता क्या है ये कार्ड। असल में क्लासेस बनती हैं डिफरेंट, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जैसे ऊप आपने पढ़ा होगा, उसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए जाते हैं। उसमें मेनली ये होता है कि क्लासेस होती हैं और क्लासेस से ऑब्जेक्ट्स बनाते जाते हैं, ये कॉन्सेप्ट होता है। अब ये एक क्लास अपना कोई काम परफॉर्म करने के लिए किन दूसरी क्लासेस पे डिपेंडेंट है, क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे होता है कार्ड्स कि एक क्लास है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट क्लास है। स्टूडेंट क्लास जो है उसने एनरोल कोर्स एनरोल करने के लिए वो एनरोल कोर्सेज वाली क्लास के ऊपर डिपेंडेंट है। मीन आप अपना फंक्शन, एक क्लास अपना काम परफॉर्म करने के लिए किन दूसरी क्लासेस पे डिपेंडेंट है, आप इन कार्ड्स के ऊपर लिख देते हो। यहाँ पे जब आप डिजाइन वाले टॉपिक पे आएंगे तो मैं आपको शेप दिखाऊंगी कि असल में ये कैसे होते हैं। एक कार्ड जैसे बनाया हुआ है, फॉर एग्जांपल मेरी क्लास है स्टूडेंट, स्टूडेंट में ऊपर लिख दूंगी उस स्टूडेंट के कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं और कौन से फंक्शन है। ये चीज पढ़ ली हुई है आपने ऊप में कि क्लास के अंदर एट्रीब्यूट और फंक्शंस होते हैं, जो ऑपरेशन वो यस परफॉर्म मैम। करती है, ये चीज होती है। अब एक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए फॉर एग्जांपल स्टूडेंट एनरोल कर सकता है कोर्स। अब कोर्स एनरोल करने के लिए स्टूडेंट किन दूसरी क्लासेस पे डिपेंडेंट होगा। ये एक स्टूडेंट क्लास है, ये क्लास अपने फंक्शन परफॉर्म करने के लिए किन दूसरी क्लासेस पे डिपेंडेंट होगी, वो लिखा जाता है सीआरसी कार्ड में। एक स्टूडेंट क्लास बन गई, देन उसके एट्रीब्यूट्स, उसके फंक्शन लिख दिए और देन आगे हमने जाके उसमें जो अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए किन दूसरी क्लासेस पे डिपेंडेंट है वो मेंशन कर दी। सीआरसी कार्ड में ये होता है। सिंपल हम कह देते हैं कि ये एक क्लास अपने काम परफॉर्म करने के लिए किन किन दूसरी क्लासेस पे डिपेंडेंट है, ये मेंशन कर दिया जाता है। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के अंदर हम सीआरसी कार्ड्स बनाते हैं। हम लंबी चौड़ी डिजाइनिंग नहीं करते, हम कार्ड्स बनाते हैं ताकि बाद में जब चेंज आता है तो हमें पता चल जाए इनकी वजह से कौन कौन सी इफेक्ट्स हो सकती हैं और दूसरी क्लासेस। ओके मैम, समझ आ गई। अगर कोई क्यूरी है तो पूछ लें। अगर इसमें ही कोई मसला है तो मैं किसी और एंगल से समझाने की कोशिश करती हूँ। अगर समझ आ गई है तो ठीक है, अगर नहीं आई तो फिर भी पूछ लें। आ गई है समझ मैम। और बाकी सारे लेक्चर में कोई मसला है? नो मैम। नो मैम। मम्मी वैसे इतना सही बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ ये वाला, अगर आप थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट एक दफा सबका दे दें। बेटा आपने सुना नहीं होगा, बाकी सब स्टूडेंट ने वो सुना नहीं है, मैंने देखा है, चेक किया है, आपने कुछ बच्चों ने वो सुना हुआ है। मैंने लिंक नहीं शेयर सुना किया। तो है मैंने भी। जी जी। अच्छा, हाँ, मैं सुना बेसिक एक सुना भी। मैं ओवरव्यू सा देती हूँ, डिटेल नहीं बताऊंगी। जहाँ पे कोई चीज समझ ना आती हो वो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगी। असल में स्टार्ट हमने किया था कि अजाइल प्रोसेस मॉडल हम पढ़ने लगे हैं, तो अजाइल में ये डिफरेंट मॉडल्स होते हैं। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग और स्क्रम को हम डिटेल में पढ़ेंगे, बाकी सब जो है वो आपने सर्च करने हैं। इसमें आपने क्या करना है, हर मॉडल को गूगल करना है, 3-4 लाइन सिर्फ स्टार्टिंग वाली पढ़ लें कि ये मॉडल किसके साथ डील कर रहा होता है, बहुत ज्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं है। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग जो होता है उसमें हमने कहा कि बेस्ट नोन है, वाइडली यूज है, ये सारी चीजें आप रीड आउट कर लीजिएगा। अच्छा, मेनली 5 अजाइल प्रिंसिपल होते हैं। हम कहते हैं जो भी अजाइल मॉडल होगा वो 5 प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा होगा। वो 5 प्रिंसिपल कौन से थे? जो एजिलिटी के 5 प्रिंसिपल हमने पढ़े थे, पीपल नॉट प्रोसेस, कम्युनिकेशन, और कस्टमर इन्वॉल्वमेंट, सिंप्लिसिटी एंड चेंज को अडॉप्ट करना, ये सारे अजाइल के प्रिंसिपल थे। हर मॉडल जो अजाइल को फॉलो कर रहा है उसमें ये चीजें एग्जिस्ट करती रहनी होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक बात की हुई है कि जो वर्जन्स हैं, हर बिल्ड जो है पर डे जो है आप नई बिल्ड बना सकते हो कि हर डे हम नई बिल्ड दे रहे हैं। मैक्सिमम जो साइज है वो 15 दिन। 15 दिन के बाद हमें कस्टमर को कोई फंक्शनैलिटी देनी है। फॉर एग्जांपल आपने 3 मॉड्यूल इंप्लीमेंट करके दे दिए हैं, आपने बहुत बड़ा सा कोई मॉड्यूल नहीं देना। बहुत आप लार्ज मॉड्यूल, बड़ा मॉड्यूल दे देंगे तो उस केस में क्या होगा
अगर 15 डेज के अंदर आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सके, उसमें इशू आपको आएगा। आपने ऐसी सी लेना है कि जो फंक्शनैलिटी आप 15 डेज के अंदर अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अगर मॉड्यूल बड़ा है तो उसको डिवाइड कर लें, एक और सब मॉड्यूल बना लें और सब मॉड्यूल को 15 डेज के अंदर इम्प्लीमेंट करके हर 2 वीक्स के बाद आपने कस्टमर को कोई फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट करके देनी होती है। टेस्ट जो होते हैं, क्योंकि जो हम डिजाइनिंग पे भी ज्यादा फोकस नहीं कर रहे, हम जो है यहाँ पे डिजाइनिंग के अलावा हम जो हम प्लानिंग पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहे, हम तो हमें क्वालिटी तो अच्छी बनानी है, क्वालिटी अश्योर करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम कहते हैं कि हम टेस्ट जो है वो ज्यादा टेस्टिंग करेंगे। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग को टेस्ट फर्स्ट डेवलपमेंट भी कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि टेस्ट केसेस हम पहले लिखते हैं। अच्छा, मेनली क्या बात है, क्योंकि हमने क्वालिटी अश्योर करनी है, तो क्वालिटी अश्योर करने के लिए डिजाइनिंग में हम बहुत ज्यादा नहीं कर रहे, हम प्लानिंग में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा रहे, तो हमने अश्योर करने के लिए कि क्वालिटी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है, हमने जो काम करना है वो हमने जितना भी काम करना है, एक बिल्ड आपने डेली की डेली टेस्टिंग करनी है। आपने एक काम किया, फिर आपने टेस्ट परफॉर्म कर लिया, फिर दूसरा काम आपने टास्क किया, डेली आपने टेस्टिंग करनी है। ऑल टेस्ट मस्ट रन फॉर एवरी बिल्ड एंड द बिल्ड इज ओनली एक्सेप्टेड इफ द टेस्ट रन सक्सेसफुली। आपने आज 9 to 5 काम किया है, काम करने के बाद आप टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे, आप नया मॉड्यूल बनाएंगे, नया पार्ट ऐड करेंगे कल, तो अगले दिन दोनों को इंटीग्रेट करके दोबारा से आप टेस्टिंग करेंगे। यहाँ पे ओवरऑल क्या था एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग का, हमने कहा कि जो प्लानिंग, डिजाइन, कोडिंग, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, ये सारी चीजें डिप्लॉयमेंट तो सेम होती है हर प्रोसेस मॉडल में। जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो सॉफ्टवेयर बनाने के प्रोसेस में ये फेजेस आएगी ही। अब इन फेजेस में होता क्या है, जो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग की प्लानिंग स्टेज है उसके अंदर यूजर स्टोरीज होती हैं। यूजर स्टोरीज क्या है, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में आप ये कह लें कि रिक्वायरमेंट को यूजर स्टोरी कहा जाता है। यूजर स्टोरी क्या है कि यूजर आपसे कोई भी चीज बनवाने के लिए स्टोरी के फॉर्म में कहता है कि उसमें ये होना चाहिए, फॉर एग्जांपल लॉग इन होना चाहिए, लॉग इन के बाद होम पेज पे जाना चाहिए, वहां से यूजर ये चीजें परफॉर्म कर रहा है। यूजर एक कहानी की सूरत में आपको बता रहा है कि ये चीजें होनी चाहिए। अब यूजर की स्टोरी को कार्ड्स के ऊपर लिख दिया जाता है। एक्सट्रीम प्रोग्राम में यूजर स्टोरीज को कार्ड पे लिखते हैं और देन हम उसमें से टास्क आइडेंटिफाई कर लेते हैं जिनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। फर्स्ट क्या बात है, यूजर स्टोरीज का वर्ड आपको पता होना चाहिए कि एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में यूजर स्टोरी किस चीज को रेफर कर रही है। वैल्यूज है सेकंड पॉइंट। इन यूजर स्टोरीज को हम वैल्यूज असाइन करते हैं इन टर्म ऑफ कॉस्ट, कि आपको एक चीज इम्प्लीमेंट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, कितनी एफर्ट लगेगी, और उस आप एसोसिएट कर देते हो कि ये यूजर स्टोरी, यूजर से हम स्टोरीज ले रही हैं, अब इन यूजर स्टोरीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें कितनी कास्ट लगेगी, ये यहाँ पे किया जाता है। कॉस्ट असाइन की जाती है हर यूजर स्टोरी को। हमने जब स्टोरीज ले ली, उनको फिर टास्क में डिवाइड कर लिया। ये यूजर स्टोरी एक को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये 5 टास्क परफॉर्म करने पड़ेंगे। अब वो हर टास्क को आप असाइन कर देते हो वैल्यूज के, कितनी एफर्ट हमें लगेगी एक काम परफॉर्म करने के लिए, और देन कंबाइनली वो एक यूजर स्टोरी को इम्प्लीमेंट करने के लिए कास्ट हो जाती है। देन एक्सेप्टेंस टेस्ट क्राइटेरिया, ये भी हम प्लानिंग की स्टेज पे ही डिसाइड कर लेते हैं कि एक्सेप्टेंस टेस्ट क्राइटेरिया डिफाइन कर लिया जाता है कि किस सूरत में एक्सेप्ट होगी प्रोडक्ट। क्लाइंट ये कौन करता है, क्लाइंट बताता है कि ये सारी चीजें इंप्लीमेंट होंगी तो फिर वो एक्सेप्ट कर लेगा। टेस्ट क्राइटेरिया क्लाइंट से मिलके, कस्टमर से मिलके डिसाइड किया जाता है। कस्टमर कहता है कि ये सारी चीजें इंप्लीमेंट होंगी, फॉर एग्जांपल वो कहता है ये यूजर स्टोरीज के ये टास्क हैं, ये टास्क हैं, ये इंप्लीमेंट होंगे, तो वो एक्सेप्टेड होगी उसके लिए प्रोडक्ट। देन आइट्रेशन प्लान की कौन सी आइट्रेशन में, फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 रिक्वायरमेंट आ गई हैं, मैं कह रही हूँ 1, 2 और 7 जो है वो फर्स्ट इंक्रीमेंट में, वो क्लाइंट के लिए ज्यादा प्रायोरिटी की थी। क्लाइंट के साथ मिलके हमने प्रायोरिटाइज कर दिया और हमने कहा कि 1, 2 और 7 जो है वो फर्स्ट आइट्रेशन में होगी, मीन फर्स्ट इंक्रीमेंट में इम्प्लीमेंट होगी। देन सेकंड इंक्रीमेंट में 3, 4 और 9 इम्प्लीमेंट हो जाएगी, सो ऑन। इस तरह आप आइट्रेशन प्लान भी बना लेते हो। प्लानिंग की स्टेज पे ये सारी चीजें हमारी डिसाइड हो जाती हैं। यूजर स्टोरीज होती हैं, स्टोरीज को टास्क में डिवाइड किया जाता है, वैल्यूज असाइन की जाती है, कितनी कॉस्ट लगेगी। देन एक्सेप्टेंस टेस्ट क्राइटेरिया के क्लाइंट किस बेस पे एक्सेप्ट करेगा,
क्या इंप्लीमेंट होगा तो क्लाइंट के लिए वो एक्सेप्टेबल होगी। आइट्रेशन प्लान के कौन सी आइट्रेशन में क्या कौन सी रिक्वायरमेंट कौन सी यूजर स्टोरीज को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। प्लानिंग के स्टेज में ये काम होता है। डिजाइन में क्या होता है, डिजाइन में ज्यादा एफर्ट नहीं पुट करनी। अभी आप जब आगे डिजाइनिंग हमारी स्टार्ट होगी तो आप देखेंगे डिजाइन बहुत डिटेल फॉर्म में होता है। उसमें आप क्लास डायग्राम, आर्किटेक्चर डायग्राम, यूज केस, एक्टिविटी, स्विम लेन, ये सारी डायग्राम्स बनाते हैं, बहुत डिटेल में होता है। लेकिन अजाइल जो है मेथड्स वो फोकस करते हैं कि हम डिजाइन पे बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं पुट करेंगे, क्योंकि चेंज होता रहता है तो हम अपनी क्वालिटी को श्योर करने के लिए टेस्टिंग ज्यादा कर लेते हैं। अब लेकिन डिजाइन कुछ हद तक तो करना ही होता है। उसके लिए वो कहते हैं सिंपल सीआरसी कार्ड बनाए जाते हैं कि एक क्लास, हर एक कार्ड के ऊपर एक क्लास बना दी जाती है। जैसे स्टूडेंट एक क्लास है तो उसमें एट्रीब्यूट्स और फंक्शन उसके आपने मेंशन कर दिए, और ये क्लास अपने फंक्शन परफॉर्म करने के लिए किन दूसरी क्लासेस पे डिपेंडेंट है उसको साथ मेंशन कर दिया जाता है। एक सीआरसी कार्ड बना लिए जाते हैं डिजाइन में। दूसरा स्पाइक सोल्यूशन का वर्ड यूज हुआ है, प्रोटोटाइप्स। एक तो हम डिजाइन बहुत कम करते हैं, हमें कहा हमने ज्यादा डिजाइनिंग पे फोकस नहीं करना, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन आती हैं जिन कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आती है जिन पे आपको समझ नहीं आ रहा होता कि कैसे आगे जाना है। कोई नई प्रॉब्लम आ गई है जिसको पहले कभी हैंडल नहीं किया हुआ, पहले इम्प्लीमेंट नहीं किया, उस केस में आप क्या करते हैं, जैसे एक स्मूथली आपका रन हो रहा है और अचानक आप ऐसे को मूव करते हैं। स्पाइक जो होती है वो इस तरह होती है ना, अपवर्ड की डायरेक्शन में। इसमें आप ये करते हैं कि आप अपवर्ड की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। स्पाइक सोल्यूशन का मतलब कि आपने एक तो डिजाइनिंग पे बहुत कम फोकस किया है, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है जहाँ पे आपको डिजाइन पे फोकस करना, आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या उस प्रॉब्लम का पहले आपने कभी सोल्यूशन नहीं निकाला हुआ तो थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ी ज्यादा एफर्ट लगा लेते हैं डिजाइनिंग पे। स्पाइक सोल्यूशन का ये मतलब है। प्रोटोटाइप बना लेते हैं, देख लेते हैं, जहाँ पे आप क्लियरिटी नहीं होती, आपको समझ नहीं आ रही होती, वहां पे आप प्रोटोटाइप बना के डिजाइन पे थोड़ी ज्यादा एफर्ट लगा लेते हैं। देन कोडिंग जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन होती है उसके अंदर दो न्यू टर्म होंगे आपके लिए, रिफैक्टरिंग एंड पेयर प्रोग्रामिंग। पेयर प्रोग्रामिंग का क्या मतलब है, जो आपके दो लोग एट ए टाइम एक सिस्टम पर बैठ के कोडिंग कर रहे हैं। एक बंदा कोडिंग कर रहा है और दूसरा उसको रिव्यू कर रहा है। साथ साथ क्या होगा, मिस्टेक्स आइडेंटिफाई हो जाएंगी। एक मतलब ये है जैसे आप लैब में बैठे हुए हैं, एक बंदा जो है कोडिंग परफॉर्म कर रहा है और दूसरा साथ बैठ के उसे रिव्यू कर रहा है। तो इसका क्या फायदा होगा, जो कोड लिखता है वो एरर ब्लाइंड हो जाता है। जब आप अपना काम टास्क परफॉर्म करते हो तो आप अपने उसमें से प्रॉब्लम नहीं निकाल पाते। आपके लिए आप आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब आप खुद टास्क परफॉर्म करते हो तो आप उसमें से एरर्स नहीं फाइंड आउट करते। जो कोई दूसरा बंदा होता है वो बहुत बेटर वे में क्रिटिसाइज भी कर सकता है आपके काम पे, और इसके अलावा उसे एरर्स भी बहुत क्लियर नजर आ जाती हैं। इसलिए रिव्यू सेम टाइम टेस्टिंग भी होती रहती है। एक बंदा कोडिंग लिख रहा है, दूसरा बंदा उसे रिव्यू करता जाता है, तो एरर आने के चांसेस कम होते हैं। और दूसरा बात क्या फायदा होता है कि ओनरशिप दो लोगों की हो जाती है। अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक असाइनमेंट आपने बैठ के बनाई है, आपने कोड लिखा है, तो बाद में वो बंदा दूसरा जो आपका फ्रेंड है वो ये नहीं कह सकता कि ये तुम्हारा कोड है, उसमें कहा जाता है ये हमारा कोड है। ओनरशिप दो बंदे ले लेते हैं, अगर एरर आएगा तो उसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों बंदों पे आएगी। एक तो क्या फायदा होता है, रिव्यू होता जाता है, साथ साथ एरर फाइंड आउट हो जाती है। दूसरा की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, ओनरशिप जो होती है कोड की, वो दो लोगों की होती है। रिफैक्टरिंग क्या होता है, रिफैक्टरिंग एक दफा आपने काम कर लिया, जल्दी में आपने डिलीवर करना था। फॉर एग्जांपल आपने सुबह मुझे असाइनमेंट देनी है, आप कहते हो हर हद तक हम इम्प्लीमेंट कर लें। आपका फॉर एग्जांपल मैंने आपका एक टर्म प्रोजेक्ट है जिसको टास्क में डिवाइड कर दिया हुआ है। अब एक टास्क जो है उसका आपने मुझे सुबह डेडलाइन है और आपने देनी है। आप कहते हो जैसे कैसे करके हम ना ये कंप्लीट कर लेते हैं, हम ये दे देते हैं, उसके बाद क्या होगा, हम उसको क्या करेंगे बाद में जो होगा। इस वक्त आप जो उसकी एफिशिएंसी पे, उसकी और चीजों पे फोकस नहीं कर रहे होते। इस वक्त जस्ट आप कहते हो मैं डेडलाइन मीट कर लूँ, किसी कैसे भी करके डेडलाइन मीट हो जाए। अब डेडलाइन मीट करने के चक्कर में आपने क्या किया, जब आपने कोड किया उसके अंदर आपने एक फॉर लूप से भी काम चल सकता था, आपने दो फॉर लूप लगा दिए। उसके बाद आपने क्या कहा, कुछ कोडिंग स्टैंडर्ड आपकी कंपनी फॉलो करती थी, आपने वो स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया, आपने जल्दी जल्दी कोड वैसे ही लिख दिया।
अब कमेंट्स ऐड करते हैं कि कौन से वेरिएबल आप किस लिए यूज कर रहे हैं, आपने कमेंट्स ऐड नहीं किए, ये सारी चीजें आपने जल्दी की वजह से छोड़ दी हैं। अब फंक्शनैलिटी ठीक परफॉर्म हो रही है, लेकिन जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसका वो ठीक नहीं है, एफिशिएंसी इफेक्ट हो सकती है, उसके बाद मेमोरी में ज्यादा जगह ले सकता है, उसके जब उसकी एग्जीक्यूशन होगी तो वो स्पीड स्लो हो जाएगी, ज्यादा टाइम लेगा एग्जीक्यूट होने में। तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये रिफैक्टरिंग कहलाती हैं, कि हमने एक दफा डेडलाइन मीट करने के लिए वो कोड करके दे तो दिया, लेकिन बाद में हम इंटरनल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करते हैं। क्यों इम्प्रूव करते हैं? डेफिनेटली अब आपका यहाँ पे खत्म तो नहीं हो जाना आपका प्रोजेक्ट। जैसे मैंने आपसे कहा है मैंने एक टास्क लिया है, अगला टास्क में मैंने एक और मॉड्यूल ऐड करना है। जब दूसरा मॉड्यूल आप ऐड करवाओगे तो उस केस में क्या होगा, दूसरे मॉड्यूल को ऐड करते हुए हो सकता है कि आपकी कम्प्लेक्सिटी इतनी इंक्रीज हो जाए कि आप इतना कम्प्लेक्स हो जाए वो कोड आप दूसरे और मॉड्यूल और फंक्शन ऐड ही ना कर सको, जिसकी वजह से मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। जैसे जैसे कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होगी मॉड्यूल इंक्रीज हो जाएंगे, आपको मेंटेन करना पॉसिबल नहीं रहेगा। इसके लिए हम रिफैक्टरी में क्या करते हैं, एक दफा आपने डेडलाइन मीट करने के लिए नॉर्मल बस फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट की, लेकिन उसके बाद हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करते हैं। रिफैक्टरी में एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो है वो सेम रहता है, मेन जो इनपुट है उस पर वही आउटपुट आएगी। एक प्रोग्राम जो लिखा हुआ है वो एज इट इज चलेगा, लेकिन उस केस में क्या होगा कि आपकी जो आपका चलता है, एक प्रोग्राम चलता है, आउटपुट सेम आएगी, लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर जहाँ पे आपने एक फॉर लूप लगाया, दो फॉर लूप लगाए हुए हम एक फॉर लूप लगा देंगे, कमेंट्स ऐड कर देंगे, कुछ इस तरह की चीजें ऐड कर दी जाएंगी ताकि अच्छा डिफरेंट लोगों ने फॉर एग्जांपल वो किया हुआ है, कोड आपका लिखा हुआ है, आपकी क्लास में से 5 डिफरेंट लोगों से मैंने काम करवाया, 5 लोगों के लिखने का स्टाइल डिफरेंट होगा कोड का। अब डिफरेंट लोगों ने के कोड को जब मैंने मर्ज किया तो कोडिंग स्टाइल सबके डिफरेंट है। हम कंबाइन उसे करने के लिए, क्योंकि ये एक आपकी कंपनी का प्रोजेक्ट है और सारा सेम एक जगह पे आएगा, तो हम इसे अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए इसके कोडिंग स्टाइल को भी सेम बना लेते हैं, वो भी रिफैक्टरिंग में ही आएगा। हम जस्ट उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर रहे हैं, एक्सटर्नली उसे नहीं कुछ भी चेंज कर रहे हैं। यूनिट टेस्टिंग में क्या होता है, जैसे यूनिट टेस्ट होता है कि एक काम आपने परफॉर्म किया, उसके बाद जैसे मैंने आप पे काम डिवाइड कर दिए हैं, 5 लोग में 5 डिफरेंट मॉड्यूल बनाने हैं। आपने जो अपने फंक्शंस देखे हैं, आपने जो डेवलपर होता है, एक तो टेस्टिंग टीम करती है, टीम जो टेस्टिंग वाली होती है वो सेपरेट उसको टेस्ट कर रही होती है। यहाँ पे क्या होता है, यूनिट टेस्टिंग जो होती है वो डेवलपर खुद से कर रहे होते हैं। आपने एक प्रोग्राम लिखा अपना, सबके लिए मैंने फंक्शन बनाए हुए थे कि आपने ये फंक्शन परफॉर्म करने हैं। अब एक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए आपने क्या किया है, एक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए आपने अच्छा एक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए आपने क्या किया है, फॉर एग्जाम्पल हाँ, आपकी क्लास जो है 5 डिफरेंट, सॉरी कॉल थी तो वो मेरी अटेंशन डाइवर्ट हो गई। आपका काम जो था 5 डिफरेंट लोगों ने 5 फंक्शंस परफॉर्म किए। आपने अपने काम की टेस्टिंग की, जितना काम मैंने किया है वो सही चल रहा है, वो वर्क परफॉर्म हो रहा है, तो वो टेस्ट कर लिया। इंडिविजुअल आपने अपने अपने कोड को कुछ इनपुट दे दिया, फॉर एग्जांपल एडिशन आपने की है, एडिशन को आपने ए और बी की वैल्यू दे के आपने चेक कर लिया कि मेरा फंक्शन सही चल रहा है, आउटपुट सही दे रहा है। सब्ट्रैक्शन एक दूसरे पर्सन ने किया, उसने भी अपना कोड चेक कर लिया है, तो ये यूनिट टेस्टिंग हो रही है जो कि डेवलपर खुद करता है। जो इंटीग्रेशन टेस्टिंग अगर इसके बाद की जाती है, जब डिफरेंट 5 लोगों के मॉड्यूल इंडिविजुअल आपने बना लिए, आपने अपने अपने टेस्ट कर दिए, उसके बाद 5 को इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। इंटीग्रेट करके फॉर एग्जांपल हमने कैलकुलेटर बना दिया, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन डिवीजन सबको वो ऐड करके हमने कैलकुलेटर बना दिया। अब कंबाइन सारे सही वर्क परफॉर्म कर रहे हैं उसको भी टेस्ट किया जाता है, उसको इंटीग्रेशन टेस्टिंग कहा जाता है। टेस्टिंग में एक्सेप्टेंस टेस्टिंग की जाती है। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग वो ये जो यहाँ पे टेस्ट क्राइटेरिया डिफाइन हुआ है, जो कि यूजर ने कहा है कि ये चीजें फुलफिल हो रही होंगी तो देन हम एक्सेप्ट करेंगे, वो यहाँ पे एक्सेप्टेंस टेस्टिंग की जाती है कि ये क्राइटेरिया जो है ये फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग
में यूजर जो है वो अपने टेस्ट क्राइटेरिया जो कि प्लानिंग की स्टेज पे डिसाइड हो चुका था उसकी बेस पे टेस्ट करता है कि वो रिक्वायर्ड जो फंक्शनैलिटी है वो परफॉर्म हो रही है कि नहीं। देन रिलीज कर दिया जाता है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के बाद। अब सॉफ्टवेयर इंक्रीमेंट दे दिया जाता है। इंक्रीमेंट का क्या मतलब है, जैसे मैं स्टार्ट में बताया था कि रिक्वायरमेंट को प्रियोरिटाइज कर लिया जाता है, आइटरेशन प्लान बनाया जाता है जिसमें फॉर एग्जांपल R1 R2 R7 जो है वो फर्स्ट इंक्रीमेंट में इंप्लीमेंट होगी, देन दोबारा। अब एक इंक्रीमेंट में ये सारी चीजें काम हुआ है, उसके बाद R1 R2 और R7 इंक्रीमेंट होकर दे दी गई हैं। मीनवाइल अब यहाँ पे दूसरे इंक्रीमेंट के लिए काम शुरू हो गया है जिसमें R3 R4 और R9 को इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया। ये काम कंटिन्यू होता रहता है और एक रिलीज एक इंक्रीमेंट आ जाता है, फिर अगली रिक्वायरमेंट के ऊपर ये सारा काम स्टार्ट हो जाता है। प्रोजेक्ट वेलोसिटी का क्या मतलब है, आपने स्टार्ट में जो डिसाइड किया था कि ये काम फॉर एग्जांपल गेट यूजर स्टोरी थी, यूजर स्टोरी को आपने टास्क में डिवाइड कर दिया, डिवाइड करके आपने कॉस्ट असाइन कर दी कि ये काम हम इतने टाइम में और इतनी एफर्ट और इतने लगा के कंप्लीट करेंगे। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे आपने क्या किया है, आपने ये डिसाइड कर लिया कि हम इतने में करेंगे, लेकिन जब आपने कंप्लीट काम कर लिया है तो उस वक्त क्या आपने जो यहाँ पे प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग आपने उसी टाइम ड्यूरेशन में कर लिया है या आपने उससे कम टाइम में किया या ज्यादा में किया है। अगर आप लेट हुए हो तो आप अपनी प्रोजेक्ट वेलोसिटी को उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट आइटरेशन के लिए एडजस्ट कर लेते हो, लेकिन अगर आपने विद इन टाइम जो एफर्ट डिसाइड किया था, इसका मतलब है कि आपने जो वो एनालिसिस किया है, जो आपने एस्टिमेट किए थे वो आपकी एस्टिमेशन ठीक है, आपकी प्रोजेक्ट वेलोसिटी आप सही काम कर रहे हो। अगर लेस में कर देते हो तो आप अपनी प्रोजेक्ट वेलोसिटी को थोड़ा सा इन्हांस जल्दी कर लेते हो। यहाँ तक कोई मसला? नो मैम। नो मैम। ठीक है, आगे ये जो सारे पॉइंट है इन्हीं पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया हुआ है, ये आप रीड करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली आ जाएंगे कि प्लानिंग में क्या चीज़ होती है, यूजर स्टोरीज होती है, कास्ट असाइन होती है, कमिटमेंट, प्रोजेक्ट वेलोसिटी होती है, डिज़ाइन जो होता है बहुत सिंपल डिज़ाइन बनाया जाता है, CRC कार्ड बनाए जाते हैं, स्पाइक सोल्यूशन क्या होता है जब कम्प्लेक्स थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको हम करने के लिए स्पाइक सोल्यूशन बनाए जाते हैं। इसके अलावा रिफैक्टरिंग की जाती है। रिफैक्टरिंग डिज़ाइन की स्टेज पे हो सकती है, इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज पे। ज़रूरी नहीं है कि रिफैक्टरिंग जो है मैंने कोडिंग में अगर करवाया तो वो कोडिंग की स्टेज पे ही होगी। अच्छा, अगर डिज़ाइन की स्टेज पे बात करें तो डिज़ाइन की स्टेज में रिफैक्टरिंग कैसे हो सकती है, कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप डिज़ाइन की स्टेज पे रिफैक्टरिंग की? या किसी भी स्टेज पे रिक्वायरमेंट्स, अगर आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, आप रिक्वायरमेंट वो कर रहे हैं, उस स्टेज पे भी रिफैक्टिंग हो सकती है। रिफैक्टिंग का मतलब असल में क्या है कि आपने एक काम एक दफ़ा डेडलाइन मीट करने के लिए काम जो है आपने कर दिया जल्दी जल्दी से, आपने लीगल कॉन्स्टेंट्स को, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को, स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने के बगैर आपने एक दफ़ा काम कर लिया है। अब उसके बाद आपने उसको इम्प्रूव करना होता है। जो इम्प्रूवमेंट होती है, जो रिफाइनमेंट होती है, उसको रिफैक्टिंग कहा जाता है। रिफाइन करना है आपने, एक दफ़ा इनिशियल आपने काम, इनिशियल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो पूरी कर दी हैं, लेकिन अब आपने उसे रिफाइन करना है, बेहतरी लेके आनी है उसमें। कोडिंग की स्टेज प्रिपेयर प्रोग्रामिंग होती है, यूनिट टेस्ट होता है। टेस्टिंग में यूनिट टेस्ट जो है डेली एग्जीक्यूट किए जाते हैं। स्टीम प्रोग्रामिंग एंड एजाइल प्रिंसिपल, यहाँ पे वो बात हुई कि जो एजाइल प्रिंसिपल 5 थे हम कहते हैं, वो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग क्या इंप्लीमेंट कर रही होती है कि नहीं वो देखते हैं। कस्टमर कोलैबोरेशन डेफिनेटली होती है हर स्टेज पे, यूजर स्टोरी कस्टमर से ली जा रही है। उसके बाद जो यूजर स्टोरीज को प्रियोरिटाइज किया जा रहा है वो कस्टमर कर रहा है। एक्सेप्टेंस टेस्ट क्राइटेरिया कस्टमर डिफाइन कर रहा है साथ मिलके, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कस्टमर कर रहा है। और उसके अलावा हर स्टेज पे कस्टमर साथ साथ इन्वॉल्व, तो कस्टमर सपोर्ट है। हम प्रोसेस पे इतना फोकस नहीं कर रहे, पीपल पे फोकस कर रहे हैं। लोगों को टास्क दे दिया जाता है, वो जैसे करना चाहें वो करके आपको दे देते हैं। पेयर प्रोग्रामिंग की जाती है, कलेक्टिव ओनरशिप होती है, ये सारी चीजें इसमें आप डेट कर लीजिएगा। कस्टमर इन्वॉल्वमेंट होती है, रिक्वायरमेंट को स्टोरीज की फॉर्म में डाला जाता है। ये स्टोरी की एक एग्जांपल मैंने दी थी, जैसे एक रिक्वायरमेंट है स्टोरी, वो है यूजर स्टोरी, उसको कार्ड की फॉर्म में इस तरह लिखा जाता है, एक टाइटल ऊपर होता है, उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन होती है। इस कार्ड को रीड करने के बाद टास्क में डिवाइड कर दिया जाता है कि इसमें कौन कौन से टास्क हैं। यहाँ ये देखें, यहाँ पे उसी यूजर स्टोरी को टास्क में डिवाइड किया हुआ है। टास्क में डिवाइड करके आपने ये टास्क बना लिए।
उसके बाद एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग चेंज को कैसे इम्प्लीमेंट करती है। आपने अगर एक्सपी हाउवर मेंटेन दैट दिस इज नॉट वर्थवाइल टू चेंजेस कैन नॉट बी रिलीवेबल। अच्छा, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग चेंज को कैसे कर रही होती है। एक तो कहती है चेंज हर स्टेज पे आना ही है, आपने चेंज को इम्प्लीमेंट करना है, जैसे भी अवॉइड नहीं कर सकते, अनअवॉइडेबल होता है चेंज। जब चेंज आना है तो उसके लिए आप जैसे कंटिन्यूअस रिफैक्टरिंग कर रहे हैं, आप साथ साथ एक कोड लिख के उसे इम्प्रूव करते जाते हैं, सिंपल बनाते जाते हैं ताकि उसके अंदर और मॉड्यूल ऐड करना इजी हो जाए। रिफैक्टरिंग करते हैं, रिफैक्टरिंग की जो सारी मैंने डिटेल बताई है ये आप रीड आउट करेंगे पॉइंट्स तो आपको समझ आ जाएगी। रिफैक्टरिंग इज द प्रोसेस ऑफ कोड इम्प्रूवमेंट एज द कोड इज रीऑर्गेनाइज्ड एंड रीरिटन टू मेक इट मोर एफिशिएंट, इजियर टू अंडरस्टैंड। ये देखें, रीऑर्गेनाइज किया जाता है, रीरिटन किया जाता है एफिशिएंट बनाने के लिए। mean that code is developed incrementally and therefore tends to become messy। रिफैक्टरिंग क्या है, जब इंक्रीमेंट्स डिफरेंट होते हैं तो आप इंक्रीमेंट्स के अंदर जब डिलीवरी कर रहे होते हैं हर नया इंक्रीमेंट ऐड होने से कोड मैस अप हो जाता है। मैम आपकी जी आवाज कट रही है। अच्छा ठीक है बेटा, मैम आ आपकी आवाज मैं रिकॉर्डिंग तो फिर हम रिकॉर्डिंग दे दें मैम, मैम हम आपकी म्यूट करके आते हैं। रिकॉर्डिंग ही चला देना तुम चुप हमें कर भी जाओ, बैठने का क्या तुम्हारी फायदा। जुबान ज्यादा ही निकल रही है। रिफैक्टरिंग शुड नॉट। आप रिकॉर्डिंग सुन लेना, अच्छा बेटा, क्या कह रहे हैं। टेस्टिंग, ये सारी चीजें हमने टेस्ट अब्दुल्ला फर्स्ट डेवलपमेंट में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैम था। अपने यार टेस्ट फर्स्ट डेवलपमेंट का क्या लगे थे। मतलब है कि टेस्टिंग जो होती है, टेस्ट केस पहले लिखी जाती हैं और एक्चुअल में हम आप डेवलपमेंट अपलोड ही कर देना फिर। मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। मैम हमें कुछ समझ नहीं आ रहा आपका। बेटा अभी मैं प्रीवियस लेक्चर मैम रिपीट का कर के रही हूँ, सब्जेक्ट का आप पागल इसको प्रीवियस सब्जेक्ट रिपीट मैम कर आपकी रहे हैं। आवाज कट रही है ना सारी, कुछ भी समझ नहीं आ रहा बोल। बेटा भैया ये आपका आ मैम जाएगी, नेट नहीं आवाज ठीक, नहीं आ रही। बेटा आपको मिल अपना जाएगी यार। नेट ठीक कराओ। तो मैम फिर हम चले जाते हैं। बेटा अपने माइक ऑफ कर दें। अटेंडेंस नहीं लगनी गई तो। टेस्ट फर्स्ट डेवलपमेंट क्या होता है कि जो टेस्टिंग होती है, टेस्ट केस पहले लिखे जाते हैं, एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन बाद में की जाती है। क्यों? क्योंकि जब आप टेस्ट केस अगर डेवलपमेंट पहले कर लेंगे तो उसके बाद आप बायस हो जाते हैं। आप क्या करते हैं, ताकि आप चाहते हो कि आपकी एरर्स ना निकले। असल में टेस्टिंग का मकसद ही होता है एरर फाइंड आउट करना। अगर आप बाद में लिखोगे तो आप अपनी एरर फाइंड आउट करने ऐसे टेस्ट केस बनाओगे ताकि एरर्स ना फाइंड आउट हो और आपका इजीली वो मूव हो जाए, आपके कोड में दोबारा से आपको ना कोडिंग करनी पड़े। तो इसलिए टेस्टिंग जो होती है वो टेस्ट केस पहले लिखे जाते हैं और डेवलपमेंट बाद में की जाती है। टेस्ट फर्स्ट डेवलपमेंट का मतलब ये है। पेयर प्रोग्रामिंग आपको पता चल गई होगी। प्रॉब्लम एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में क्या होती है, एक मैंने बताई थी कस्टमर इन्वॉल्वमेंट, कि अगर कस्टमर आपको नहीं मिल रहा, कस्टमर कंपनी का कोई रिप्रेजेंटेटिव आपको नहीं मिलता, तो उस केस में आप एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कस्टमर का होना बहुत जरूरी होता है। आर्किटेक्चर डिजाइन में क्या आता है कि स्टार्ट में जैसे छोटे छोटे इंक्रीमेंट की फॉर्म में काम किया जाता है, तो हो सकता है कि स्टार्ट पे आप इनअप्रोप्रिएट आर्किटेक्चर डिसीजन ले लो, जिसकी वजह से बाद में आने वाले कुछ जो आपके इंक्रीमेंट्स हैं, कुछ आइट्रेशन है, वो आप इम्प्लीमेंट ना कर सको या बहुत एक्सपेंसिव हो जाए इम्प्लीमेंट करना। लाइक आपने यहाँ पे अगर सिंपल एग्जांपल लेते हैं तो आपने पहले स्टार्ट कर दिया है घर बनाना और उसके बाद क्लाइंट ने कहा बेसमेंट ऐड कर दो, तो उस केस में बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा कि आप सारा घर आके दोबारा से बेसमेंट ऐड करोगे। इसी तरह अगर आपने जहाँ पे कोई इनअप्रोप्रिएट डिसीजन ले लिया आर्किटेक्चर, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके लिए आपको कोई एक्सपीरियंस लोगों की जरूरत होती है अपनी कंपनी में। अगर एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो आर्किटेक्चर डिसीजन जो कि फोरकास्ट कर सकेंगे किस तरह की रिक्वायरमेंट आगे आएंगी इस प्रोजेक्ट में, और उसके लिए किस टाइप का आर्किटेक्चर हमें चूज करना चाहिए। टेस्टिंग, अच्छा, बिकॉज ऑफ ऑटोमेटिक टेस्टिंग देयर इज अ टेंडेंसी टू डेवलप टेस्ट डाटा। वही बात के एक टेंडेंसी है कि बहुत ज्यादा टेस्टिंग की जाती है तो वो टेस्ट केस जो है वो इजी बना लेते हैं ताकि एरर्स ना निकले। बार बार टेस्टिंग की जानी है, बार बार एरर्स आने हैं, तो वो टेस्ट केसेस को इस तरह से बना दिया जाता है ताकि इजी हो। और अच्छा टेस्ट केस क्या होता है, टेस्ट केस का काम ही किया है कि वो एरर निकाले। अब अगर आपने इस तरह से टेस्ट केस बना लिया है कि जो एरर ना निकाले ताकि आपका कोड आगे चला जाए, तो वो एक अच्छा टेस्ट केस तो नहीं है। ये 3 इश्यूज आते हैं एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है
स्क्रम। स्क्रम का मतलब क्या होता है? स्क्रम किसी ने वर्ड सुना हुआ है? नो मैम। फर्स्ट टाइम ही सुन रहे हैं मैम। एक गेम होती है रग्बी, रग्बी गेम सुना हुआ है? यस मैम। मैम। उसमें क्या होता है? साकिब खेलता भी है मैम वो एक दूसरे के पीछे भागते हैं, मैम, बॉल वो पकड़ बॉल के, बॉल और पकड़ के एक एक दूसरे दूसरे को के मारी पीछे। जाते हैं, मारी जाते हैं, एक ठुड्डे मारते हैं मुक्के। नहीं मारते नहीं है, भागते हैं बस। ये भाई हमारे स्कूल खेलते थे हम ग्राउंड में, एक दूसरे को मुक्के मार मार बुरा हाल किया होता। अच्छा चले, माइक ऑफ कर दें अभी। उसमें होता क्या है कि स्क्रम में आपका क्या होता है, रग्बी गेम में सारे एक बॉल के इर्द गिर्द एक राउंड सा वो बना लेते हैं, सर्कल बना लेते हैं। जब स्टार्ट होता है आपकी टीम जो होती है वो एक बॉल के इर्द गिर्द राउंड सा वो बना के वो काम करने, सारे मिल के काम वो कर रहे होते हैं एक तरफ से। स्क्रम ये भी इसका मीनिंग असल में ये पॉइंट इस तरह से लिया गया है कि इसमें भी टीम जो है बहुत कोलैबोरेट होके मिल के एक एक प्लेटफॉर्म पे इर्द गिर्द जमा होके तो एक साथ काम कर रही होती है। इसमें तीन क्या चीजें होती हैं? बैकलॉग, स्प्रिंट और स्क्रम मीटिंग। तीन चीजें हैं। बैकलॉग, बैकलॉग क्या चीज होती है? जो आपकी रिक्वायरमेंट्स इंप्लीमेंट होनी है उसको बैकलॉग कहा जाता है। जो एक सॉफ्टवेयर के अंदर रिक्वायरमेंट्स इंप्लीमेंट होनी है, जैसे एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के अंदर यूजर स्टोरीज थी, यहाँ पे वो रिक्वायरमेंट्स जो कि इंप्लीमेंट होनी है अभी, वो वाली रिक्वायरमेंट्स जो यूजर स्टोरीज, जैसे एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के अंदर यूजर स्टोरीज थी जिनको इंप्लीमेंट होना था, अब यहाँ पे बैकलॉग के अंदर वो चीजें पड़ी होती हैं। एक तो हो जाए फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 10 तक आपके पास रिक्वायरमेंट है, R1 और R2 और R7 जो है वो मैंने फर्स्ट इंक्रीमेंट में इंप्लीमेंट कर लिया है। अब बैकलॉग में से ये तीनों निकल जाएंगी और बैकलॉग में बाकी सारी रिक्वायरमेंट्स रह जाएंगी जो अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुई। बैकलॉग की समझ आ गई है? बैकलॉग में क्या चीज है कि वो रिक्वायरमेंट्स जो कि आपकी अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुई वो रिक्वायरमेंट बैकलॉग के अंदर आती हैं। वो रिक्वायरमेंट्स जो आपकी इंप्लीमेंट नहीं हुई अभी करंट इंप्लीमेंट होने के लिए रहती हैं वो बैकलॉग के अंदर पड़ी होती हैं। स्क्रम के अंदर तीन चीजें होती हैं, बैकलॉग, स्प्रिंट और स्क्रम मीटिंग। बैकलॉग के अंदर वो सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुई होती। स्प्रिंट, स्प्रिंट क्या होता है? जो करंटली रिक्वायरमेंट इंप्लीमेंट इस इंक्रीमेंट के अंदर इंप्लीमेंट होने जा रही हैं उसको हम स्प्रिंट कहते हैं। जो इस इंक्रीमेंट के अंदर करंट इंक्रीमेंट के अंदर रिक्वायरमेंट इंप्लीमेंट होने लगी हैं, जैसे R1 R2 R3 R4 अप टू सो ऑन R10 हमारे पास 10 रिक्वायरमेंट्स थी। उन रिक्वायरमेंट्स में से R1 R2 और R7 जो है वो हम इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। हमने डिसाइड किया है कि इस इंक्रीमेंट के अंदर हम वो रिक्वायरमेंट इंप्लीमेंट करेंगे। अब ये जो इंक्रीमेंट है, ये वाला जो इंक्रीमेंट है उसमें हमने R1 R2 और R7 इंप्लीमेंट करनी है। ये जो सारी रिक्वायरमेंट्स हैं ये रिक्वायरमेंट्स करंट जो इंप्लीमेंट होने जा रही हैं उसको कहते हैं स्प्रिंट। बैकलॉग में वो रिक्वायरमेंट पढ़नी है जो अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुई। स्प्रिंट वो रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि करंटली इंप्लीमेंट होने के लिए जा रही हैं। स्क्रम इस इंक्रीमेंट के अंदर इंप्लीमेंट हो रही है। स्क्रम मीटिंग, स्क्रम मीटिंग के डेली मीटिंग की जाती है। स्क्रम के अंदर क्या होता है, जो मीटिंग्स होती हैं वो डेली की जाती हैं आपकी। ये तीन चीजें आती हैं स्क्रम के अंदर। स्क्रम बैकलॉग होता है, स्प्रिंट एंड स्क्रम मीटिंग। बैकलॉग के अंदर वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि आपकी अभी तक इंप्लीमेंट नहीं होती। स्प्रिंट के अंदर क्या होता है, वो रिक्वायरमेंट जो करंट इंक्रीमेंट के अंदर इंप्लीमेंट होने जा रही हैं। एंड स्क्रम मीटिंग में क्या होता है, डेली की डेली आपने जितना काम किया है उसके अंदर उसके लिए मीटिंग की जाती है। यहाँ पे ये आपको डायग्राम शो हुई है स्क्रम के लिए। जैसे मैंने एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग की आपको डायग्राम दिखाई थी, सेम उसी तरह ये स्क्रम के लिए, स्क्रम की जो वर्किंग होती है उसके लिए ये डायग्राम शो हुई है। ये अडॉप्टिव, ये अजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट विद स्क्रम बाय के एन श्वाबर, इस बुक से लिया गया है। ये नीचे सोर्स इसका लिखा हुआ है, ये देखें, ये डायग्राम जो है मैंने इस बुक से ली हुई है। ये डायग्राम जैसे आपको एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग की वर्किंग आपको एक डायग्राम से रिप्रेजेंट की थी, सेम उसी तरह ये
स्क्रम की वर्किंग जो है वो आपको दिखाई गई है। अब देखें, इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। यहाँ पे ये सबसे आपके ये ब्लॉक्स बने हुए हैं। ये ब्लॉक्स जो हैं इसको बैकलॉग कह रहे हैं। बैकलॉग मैंने आपको क्या समझाया है, क्या चीज है? जो रिक्वायरमेंट्स अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुई वो बैकलॉग में पड़ी हुई हैं। अब करंट में जितनी रिक्वायरमेंट इंप्लीमेंट नहीं हुई वो बैकलॉग में है। बैकलॉग समझ आ गई है? उसके बाद जो स्प्रिंट क्या होता है, जो कि करंट इंक्रीमेंट के अंदर रिक्वायरमेंट इंप्लीमेंट होने जा रही हैं। रिक्वायरमेंट्स आप लेके उसको प्रियोरिटाइज कर लेते हो, प्रियोरिटाइज करके क्लाइंट के साथ डिसाइड कर लेते हो कि इस इंक्रीमेंट के अंदर कौन सी रिक्वायरमेंट्स होंगी इंप्लीमेंट। अब करंट इंक्रीमेंट के अंदर जो रिक्वायरमेंट इंप्लीमेंट होने जा रही हैं उनको आप कहते हो स्प्रिंट। ये ब्लॉक्स जो हैं ये बैकलॉग है और स्प्रिंट जो है वो करंट। देखें ये डार्क ब्लू जो है ये बैकलॉग में पड़े हुए हैं, ये सारी रिक्वायरमेंट अभी इंप्लीमेंट होनी है। और ये लाइट ब्लू जो ऊपर है जो करंटली इस इंक्रीमेंट के अंदर इंप्लीमेंट होने जा रहा है उसको हम स्प्रिंट कह रहे हैं। उसके बाद एक स्प्रिंट को उठा लेते हैं। स्प्रिंट को उठाने के बाद उसको टास्क में डिवाइड कर लिया जाता है। यहाँ पे देखें आगे आके जब आपने यहाँ पे रिक्वायरमेंट को प्रियोरिटाइज कर लिया। प्रियोरिटाइज करने के बाद आपने कौन सी रिक्वायरमेंट जल्दी क्लाइंट को चाहिए वो डिसाइड हो जाता है, कौन सी रिक्वायरमेंट बाद में चाहिए ये आपने डिसाइड कर दिया। प्रियोरिटाइज करने के बाद आप इस इंक्रीमेंट के अंदर आपने जो रिक्वायरमेंट इंप्लीमेंट करनी है उसको स्प्रिंट करते हैं। देन हम स्प्रिंट को टास्क में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के अंदर आपने यूजर स्टोरी को टास्क में डिवाइड कर लिया था, सेम उसी तरह आपने यहाँ पे स्प्रिंट में क्या करना है, टास्क में उसे डिवाइड कर लेना है। एक काम बड़ा सा काम है, मॉड्यूल है, उसको छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दिया। टास्क में डिवाइड करने के बाद आप क्या करते हैं, यहाँ पे आपको दो राउंड नजर आ रहे होंगे। एक में 30 डेज लिखा हुआ है एक सर्कल में, एक में 24 आवर लिखा हुआ है। इस बात का क्या मतलब है, स्क्रम के अंदर एक इंक्रीमेंट जो होता है वो मैक्सिमम 30 दिन का होता है। स्क्रम के अंदर एक इंक्रीमेंट मैक्सिमम 30 दिन का होता है। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में इंक्रीमेंट कितने दिन का था? एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में एक इंक्रीमेंट कितने दिन का था, कौन बताएगा? 2 वीक्स का। 2 वीक्स का मैम। 2 वीक्स का, 15 डेज का था। मैक्सिमम इंक्रीमेंट 15 डेज का था। 2 वीक्स का मैम। आपने 15 डेज के बाद क्लाइंट को एक फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करके देनी थी। स्क्रम के अंदर ये आपका प्री प्लान जब आपने करना है, जब आपने अजाइल करनी है इंप्लीमेंट, तो उस वक्त आपने अजाइल में एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग अगर कर रहे हैं तो आपने 15 दिन के बाद क्लाइंट को कोई ना कोई फंक्शनैलिटी देनी है। इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट जो होती है उसमें ये है कि आपने डिसाइड कर लिया है कि इतना काम इतने में हो जाएगा। यहाँ पे अगर आपको कोई काम लग रहा है ना 15 दिन से बड़ा है तो आपने उसको डिवाइड कर लेना है, आपने छोटा कर लेना है और आपने 15 दिन के बाद मॉड्यूल एक देना है। हर हाल में क्लाइंट को कोई फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करके देनी है ताकि क्लाइंट के साथ आपका इंटरेक्शन कंटिन्यूस रहे और आप साथ साथ काम करते रहें, वो साथ चेंजेस दे आप अगले इंक्रीमेंट में इंप्लीमेंट कर लें। इसका बेसिक है ये। और जैसे स्ट्रीम प्रोग्रामिंग के अंदर 15 दिन के बाद आपने फंक्शनैलिटी देनी है, यहाँ पे 30 डेज के बाद एक इंक्रीमेंट जो होता है वो 1 मंथ आप ले सकते हो। मैक्सिमम 1 मंथ के बाद आपने इंक्रीमेंट देना है। ये जो 30 डेज जिस राउंड में लगा हुआ है उसका ये मतलब है जिस सर्कल में। अब सेकंड जो है एक और सर्कल है जिसके ऊपर लिखा हुआ है, जिसमें लिखा है 24 आवर। इसका क्या मतलब है, डेली आपने मीटिंग करनी है। स्क्रम मीटिंग डेली होनी चाहिए। एक जो इंक्रीमेंट है वो आपने 30 दिन के बाद कंपल्सरी देना है और स्क्रम की मीटिंग जो है वो डेली होनी है। हर सूरत में जो जब आपकी टीम अगर स्क्रम को इम्प्लीमेंट कर रही है, अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं और जहाँ पे स्क्रम डेवलपमेंट हो रही है, उसमें आपकी डेली की डेली मीटिंग होगी। वो मीटिंग बहुत छोटी हो सकती है कि बहुत कम टाइम लगे, लेकिन ये नहीं है कि हम उसे डिस्कार्ड कर सकते हैं। अगर आप मीटिंग नहीं कर रहे डेली तो वो स्क्रम की एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। स्क्रम की इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपने डेली मीटिंग करनी है। ये 24 आवर का क्या मतलब है, डेली स्क्रम मीटिंग। और इसके बाद आप हर 30 दिन के बाद एक फंक्शनैलिटी जो है मैम डेली स्क्रम मीटिंग जो है वो क्लाइंट से होगी या उसके अंदर क्या क्या डिसाइड होगा जो डेवलपमेंट कर रहे होंगे बेटा, इसमें बहुत सी चीजें इन्वॉल्व होंगी। उससे मीटिंग होगी?
आपको बताती हूँ कि Okay. इसमें क्या क्या चीजें हैं। अजाइल डेवलपमेंट, जैसे आपने ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पढ़ी थी, डिफरेंट प्रोसेस मॉडल पढ़े थे, कौन कौन से पढ़े थे उसमें? वाटरफॉल, आइटरेटिव, स्पाइरल, प्रोटोटाइपिंग। इसी तरह अब हमने कहा है अजाइल डेवलपमेंट भी होती है। अजाइल डेवलपमेंट क्या होती है? वो 5 प्रिंसिपल आपको बताए थे कि हमने कहा क्योंकि क्लाइंट चेंजेस बार बार होती हैं, ट्रेडिशनल जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, तो अजाइल की तरफ इंडस्ट्री मूव हो जाती है। अब जब हमने अजाइल पढ़ा उसके अंदर मैंने आपसे 5-6 एग्जांपल दिए हैं, साइलेंट 5-6 हैं, उसमें से मैंने कहा कि 2 हम डिटेल में पढ़ेंगे। कौन से? एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, ये भी एक स्क्रम डेवलपमेंट प्रोसेस है, जो सॉरी अजाइल डेवलपमेंट का प्रोसेस है, और स्क्रम भी एक अजाइल डेवलपमेंट का ही प्रोसेस है। ये भी सॉफ्टवेयर बनाने का एक प्रोसेस है, एक तरीका है जिसमें सॉफ्टवेयर फेजेस, डिफरेंट फेजेस से गुजर के बनता है, और हर फेज के अंदर क्या क्या होता है ये आपको बताया है कि बैकलॉग बनती है, बैकलॉग के बाद स्प्रिंट बनता है, और स्प्रिंट को टास्क में डिवाइड कर लिया जाता है, डेली मीटिंग होती है, और हर 30 दिन के बाद आपको एक इंक्रीमेंट दे दिया जाता है। अब हर स्टेप में क्या होता है आगे हम डिटेल पढ़ते हैं। जी आप बताओ। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग जी, बेटर की बात नहीं होती, हो सकता है किसी सिचुएशन में वाटरफॉल सबसे ज्यादा बेटर हो, हम कह रहे हैं वाटरफॉल अच्छा नहीं है। हर डिफरेंट सिचुएशन में, डिफरेंट टाइम प्रोजेक्ट्स के लिए, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो जो प्रोसेस मॉडल है वो ज्यादा बेटर है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि क्रिटिकल सॉफ्टवेयर जो होते हैं जिसमें ह्यूमन लाइफ इन्वॉल्व होती है, जिसमें डेथ के चांसेस हो सकते हैं, वहां पे हम क्या यूज करते हैं? कौन सा मॉडल यूज करते हैं? क्या? स्पाइरल यूज करते हैं, क्योंकि उसमें रिस्क असेसमेंट स्पाइरल यूज हर करते स्टेज पे। तो इस तरह आपको पता होना चाहिए किस स्टेज में। जैसे वाटरफॉल की हम बात की थी, तो वाटरफॉल कौन सी सिचुएशन में बेटर है? जहाँ पे छोटे प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट हमें क्लियर है, हमें स्टार्ट में 100% छोटी है ये बनाना है, या एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना हुआ है उसकी कोई एनहांसमेंट आप कर रहे हो, तो उस केस में पता है अच्छा ये एक और मॉड्यूल इसमें ऐड कर दो। जहाँ पे आपको छोटी सी चेंज करनी है उसमें भी हम वाटरफॉल ऐड कर सकते हैं। डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट बेटर होता है। इसमें आप किसी पुराना आपका हो गया है फॉर एग्जांपल, उसके अंदर आपने उसमें कोई चीज ऐड करनी है, एक आपने मॉड्यूल ऐड करना है, एक सॉफ्टवेयर बना हुआ था, अब मेरे पास क्लियर रिक्वायरमेंट है कि ये मॉड्यूल ऐड होना है, उसके बाद कोई चेंजेस नहीं आ सकती, तो मैं उस केस में वाटरफॉल यूज कर सकती हूँ, क्योंकि कोई चेंज तो होना ही नहीं है, रिक्वायरमेंट श्योर है, उसके बाद प्लान आप बना लेते हैं, उसके बाद कंप्लीट कर देते हैं, प्रीवियस आना पॉसिबल नहीं होता। डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट प्रोजेक्ट जो होते हैं बेटर होते हैं, वेरी करता है कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट। और हो सकता है कि जैसे जब आप इसके बाद जॉब करते हो किसी इंडस्ट्री में, तो आप वहां जाके देखते हो कि किसी वो स्क्रम को फॉलो कर रही होती है वो कंपनी, जहाँ वो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग को, तो आपने वही चीजें अडॉप्ट करनी होती है। बेटा आपके लिए जहाँ पे क्लास लेना कंपल्सरी तो है नहीं, अगर बातें करनी है तो बाहर चले जाओ लोग, यहाँ तो वो मजबूरी हो कोई के क्लास लेना मजबूरी है, यहाँ पे बैठना है हमें, तो हम बातें इसलिए कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के, तो आप लोग बाहर जाके कर लो, आपके पास तो ओपन चॉइस है। इधर बैठ के अगर पढ़ने के लिए आए हो तो वो बैठ के पढ़ो, जो चीज समझ नहीं आती वो समझो, अगर नहीं तो बाहर जाके क्लास ले लो, आपके पास तो ओपन चॉइस है। यहाँ आके बैठ के बातें करने की ये तो कोई रीजन नहीं बनती। अच्छा, स्क्रम रोल, स्क्रम के अंदर क्या क्या होता है, रोल्स कौन कौन से हैं? ओनर होता है, एक प्रोडक्ट ओनर है, स्क्रम मास्टर टीम। प्रोडक्ट ओनर कौन है? जो कि आपसे प्रोडक्ट बनवा रहा है, जो ऑर्डर दे रहा है, जो पेमेंट करेगा, जो आपसे बनवा रहा है। स्क्रम मास्टर प्रोजेक्ट मैनेजर हो सकता है, जो मैनेजर आपकी जो प्रोजेक्ट को टोटली लीड कर रहा है। इसके अलावा टोटल जो टीम होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम आपकी क्लास में है, एक बंदे को कह देती हूँ ये प्रोजेक्ट मैनेजर है, मैंने आपसे एक असाइनमेंट, आपको एक टास्क दे दिया, आपने ये प्रोजेक्ट बना के देना है, आप सब जो है स्क्रम इम्प्लीमेंट करते हुए बनाना है। यहाँ पे मैं क्या हूँ, मैं आपसे बनवा रही हूँ। प्रोडक्ट ओनर वो बंदा जिसको मैंने प्रोजेक्ट मैनेजर बनाया हुआ है वो मैनेजर होगा, बाकी सारी क्लास जो होगी वो टीम होगी, इसके अलावा कोई और लोग स्क्रम में इन्वॉल्व नहीं होते।
वो टीम होगी, टीम एक ही टीम कंसीडर होगी पूरी। एक बंदा आपका मैनेजर होगा, उसके अलावा आपके और रोल्स नहीं है, पूरी एक टीम होगी, वो सारे मैनेजर। स्क्रम प्रैक्टिसेस क्या है? प्लानिंग मीटिंग की जाती है स्प्रिंट की। स्प्रिंट क्या होता है? मैम स्प्रिंट होता है जिसमें करंट इंक्रीमेंट में जो रिक्वायरमेंट करंट इंक्रीमेंट के अंदर जो इम्प्लीमेंट करनी होती रिक्वायरमेंट है, हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, ठीक है, जो वो इम्प्लीमेंट स्प्रिंट करने होता है। जा रहे हैं उन्हें कहते हैं अब उसके लिए प्लानिंग मीटिंग की जाती है। जी। मीन क्या होगा, कितनी एफर्ट लगेगी उस पर, कितना टाइम लगेगा आपको, कितनी कॉस्ट लगेगी, ये डिसाइड किया जाएगा। और उसके अलावा क्या चीज, उसको टास्क में डिवाइड किया जाएगा। जैसे हमने उसको टास्क में डिवाइड कर दिया जाता है। एक जैसे स्प्रिंट है, उसके अंदर मल्टीपल, आपके स्प्रिंट के अंदर मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स हैं, आपने वो रिक्वायरमेंट टास्क में डिवाइड कर लेनी है। डिवाइड करके जैसे मैंने आपसे एक काम करवाना है, मैं आप सबके लिए हर पर्सन को एक एक टास्क असाइन कर दूंगी। पहले मैंने स्प्रिंट को टास्क में डिवाइड किया, फिर मैंने आप सबको एक एक टास्क दे दिया कि इस बंदे ने ये काम परफॉर्म करना है, और स्केड्यूल भी बना दिया कि आपने ये काम मुझे नेक्स्ट ट्यूसडे तक देना है, आपने नेक्स्ट मंडे तक देना है, ये स्केड्यूल भी डिसाइड कर दिया। इसमें ये सारा प्लानिंग मीटिंग के अंदर हो गया है स्प्रिंट। अच्छा, प्लानिंग मीटिंग सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा, प्लानिंग मीटिंग के अंदर आपका टोटल ओवरऑल जो है, आपके टोटल जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है, एक जैसे R1 से R10 तक आपके पास टोटल रिक्वायरमेंट 10 है। हर रिक्वायरमेंट कौन सी फेज में, कौन सी इंक्रीमेंट को में आपको कौन सी रिक्वायरमेंट चाहिए, ये क्या होता है, प्रायोरिटाइज करना। क्लाइंट आपसे कहता है फॉर एग्जांपल, इसमें मुझे ये वाली रिक्वायरमेंट इंप्लीमेंट करके दे दो फर्स्ट मॉड्यूल में, ये वाली रिक्वायरमेंट इंप्लीमेंट, इसके बाद में कोई काम मेरा चलना शुरू हो जाएगा, मीनवाइल आप दूसरी रिक्वायरमेंट कर लेना। क्लाइंट को जो पहले चाहिए होती है वो डिसाइड कर लेता है, क्लाइंट के साथ मिलकर आप प्रायोरिटाइज कर लेते हो यहाँ पे। और उसके बाद जब आपके ब्लॉक्स बन गए, जैसे वो डायग्राम में देखें, आपको प्रीवियस डायग्राम शो हो रही होगी यहाँ पे, ये जो स्प्रिंट की मीटिंग है, ये ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया गया है प्रायोरिटाइज करके। प्रोडक्ट ओनर के साथ मिलकर आपने प्रायोरिटाइज कर दिया और ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया। उसके बाद एक्चुअल जो स्प्रिंट है उसमें आपने क्या किया है कि स्प्रिंट को टास्क में डिवाइड किया है और लोगों को असाइन कर दिया है, और असाइन करने के बाद आपने स्केड्यूल डिसाइड कर लिया है और कितना कास्ट कितना टाइम लगेगा ये डिसाइड हो गया है। स्प्रिंट वो तो प्लानिंग मीटिंग में नहीं था किया, स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग में नहीं था किया टास्क और शेड्यूल। प्लानिंग मीटिंग में मैंने आपको बताया है कि क्या किया है। यहाँ पे सबसे पहले जो हमारी टोटल आपके पास प्रोडक्ट आप बनने जा रही है ना, उस प्रोडक्ट के लिए टोटल रिक्वायरमेंट जैसे R1 R10 तक है, हमने प्लानिंग मीटिंग के अंदर क्या किया है, डिफरेंट स्प्रिंट में उसे डिवाइड कर दिया है। प्लानिंग मीटिंग के अंदर हुआ है, स्प्रिंट बना लिए गए हैं, जैसे ब्लॉक्स बने हुए हैं उस डायग्राम में। ब्लॉक्स बनाने के बाद आपने क्या किया है, उन ब्लॉक को प्रायोरिटाइज कर दिया है ओनर के साथ मिलकर। जो स्क्रम ओनर है उसके साथ मिलके आपने प्रायोरिटाइज कर लिया है कौन सा ब्लॉक पहले इंप्लीमेंट करना है, कौन सा ब्लॉक बाद में इंप्लीमेंट करना है। प्लानिंग मीटिंग में ये हुआ है। और एक्चुअल जो स्प्रिंट था उसके अंदर एक स्प्रिंट उठाया है जो इंप्लीमेंट होने जा रहा है करंट आइटरेशन में, उसको टास्क में डिवाइड किया है और देन उसको लोगों को असाइन करके और स्केड्यूल भी असाइन कर दिया कि आपने इतने तक कर लेना है। देन रिव्यू मीटिंग हुई है। रिव्यू मीटिंग के अंदर जब आपने एक इंप्लीमेंट कर लिया है उसके बाद एक स्प्रिंट हो गया इंप्लीमेंट आपका कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपने रिव्यू किया उसका। डेली स्क्रम डेली मीटिंग की जाती है। हर जैसे आपसे बात की है 24 आवर में आपकी मीटिंग होना कंपलसरी है कि आपने एक मीटिंग करनी है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। स्क्रम में क्या क्या चीजें होती हैं, प्लानिंग होती है जिसके अंदर ब्लॉक्स में डिवाइड करके स्प्रिंट में डिवाइड करके प्रायोरिटाइज कर लिया जाता है। फिर एक्चुअल स्प्रिंट होता है जिसमें टास्क में डिवाइड किया जाता है और रिसोर्सेज असाइन कर दिए जाते हैं एंड स्केड्यूल असाइन कर दिया जाता है। देन रिव्यू किया जाता है जब एक स्प्रिंट इंप्लीमेंट हो गया और डेली मीटिंग होती है। इंक्रीमेंट का रिव्यू होगा। एक स्प्रिंट जो है उसमें टास्क हैं, आपको सबको मैंने टास्क डिवाइड करके दे दिए। जब आपने काम कर दिया 30 दिन के बाद इंक्रीमेंट क्लाइंट को देना है, आपने कर लिया दे दिया, उस वक्त उसका रिव्यू होगा जो सारा काम था कंप्लीटली एज ए होल, सिंपल एक एक वजह नहीं हो रहा। इसकी आगे डिटेल देखते हैं। स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग में क्या होता है,
प्रोडक्ट ओनर डिस्क्राइब हाईएस्ट प्रायोरिटी फीचर। स्प्रिंट करंट आइटरेशन, बैकलॉग क्या होता है, टोटल हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स है जो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई। बैकलॉग में वो सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई हुई, आपने इम्प्लीमेंट करनी है। और स्प्रिंट क्या होता है, करंट आइटरेशन के अंदर जो रिक्वायरमेंट इम्प्लीमेंट होने जा रही हैं, करंट इंक्रीमेंट के अंदर जो रिक्वायरमेंट इम्प्लीमेंट होने जा रही हैं। अगर डायग्राम से देखेंगे आप प्रीवियस, ये देखें यहाँ पे ये मेरे पास प्रोडक्ट बैकलॉग है, ये सारे जिसको हमने ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया है, और ये वाला जो है लाइट ब्लू वाला है ये करंट इंक्रीमेंट में इंप्लीमेंट होने जा रहा है, ये करंट आइटरेशन में। ये मेरे पास स्प्रिंट आ गया है और ये सारी, अब ये तो इंप्लीमेंट होने जा रहा है, बाकी मेरे पास बैकलॉग में क्या बची, ये वाले 3 ब्लॉक्स। बैकलॉग में बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो इंप्लीमेंट नहीं हुई होती, और स्प्रिंट क्या होता है जो कि करंट आइटरेशन में इंप्लीमेंट होने जा रहा है। स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग में क्या होता है, प्रोडक्ट ओनर डिस्क्राइब्स हाईएस्ट प्रायोरिटी फीचर्स टू द टीम डिसाइड व्हाट कैन कमिट टू डिलीवरिंग द स्प्रिंट। अच्छा, प्लानिंग मीटिंग में जो मैंने आपसे कहा कि एक को प्रायोरिटाइज कर लिया जाता है, आपको ब्लॉक्स में डिवाइड कर लिया है और आपने कमिटमेंट देनी है कि हम ये इतने आपके हो जाएंगे इम्प्लीमेंट। रिव्यू मीटिंग में क्या होता है, टाइम पास टू 1 आवर ऑफ प्रिपरेशन एंड 4 आवर्स ऑफ मीटिंग। एक इंक्रीमेंट जब आपने इंप्लीमेंट करके 30 दिन के बाद दे दिया, मैक्सिमम क्या है, आपने कहा है कि इसकी जो रिव्यू मीटिंग की प्लानिंग आपने करनी है, जो इसकी तैयारी में टाइम लगाना है वो 1 घंटा होना चाहिए और मैक्सिमम 4 घंटे के अंदर अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगाना आपने रिव्यू मीटिंग में। जो आपने एक स्प्रिंट इंप्लीमेंट कर दिया है, एक इंप्लीमेंट क्लाइंट को दिया है, मैम आपकी आवाज कट रही है, इंटरनेट उसके सही कर। इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपने, उसके रिव्यू के लिए आपने 1 आवर की प्रिपरेशन करनी है और मैक्सिमम 4 आवर की मीटिंग होनी चाहिए। टीम डिमॉन्स्ट्रेट प्रोडक्ट इंक्रीमेंट टू द प्रोडक्ट ओनर्स सेटिस्फेक्शन। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, रिव्यू क्या हुआ है, आपने एक इंक्रीमेंट बना लिया 30 दिन के बाद, अब आप क्या करती हो, 1 आवर मैक्सिमम एक मीटिंग होनी है जिसको हम रिव्यू मीटिंग कर रहे हैं, उसके लिए मैक्सिमम आप 1 आवर की प्रिपरेशन करते हो और 4 आवर की मैक्सिमम मीटिंग होनी चाहिए। उस मीटिंग में होता क्या है, क्लाइंट आता है, क्लाइंट जो आपने इस इंक्रीमेंट के अंदर फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट की है वो क्लाइंट को देनी है। आप क्लाइंट को डिमॉन्स्ट्रेट करते हो कि इस इंक्रीमेंट में हमने ये चीजें इंप्लीमेंट कर ली हैं, और ये वो देख लेता है कि ये चीजें इंप्लीमेंट हुई हैं कि नहीं और इसको कैसे चलाना है। ये चीज रिव्यू मीटिंग के अंदर की जाती है। इन लास्ट पॉइंट में लिखा है इनफॉर्मेलिटी इनकरेज पावर पॉइंट यूजर। इस सारे में क्या होता है, एक होता है कि जैसे पावर पॉइंट आप मैंने वो बनाते, एक यहाँ पे मैंने आपको पावर पॉइंट में लैब आप कर रहे हो तो पावर पॉइंट स्लाइड्स ओपन करती हूँ तो उस पर समझा देती हूँ। एक वो होता है, उसको कहते हैं कि ये बहुत फॉर्मल सा तरीका है। एक होता है इनफॉर्मल, जैसे आप अपने अपने सिस्टम पे ओपन करके बैठे हुए हो, मैं आपके सिस्टम पे आके चेक करती हूँ कि क्या चल रहा है, सही आप काम कर रहे हो या नहीं, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो उसमें, तो ये एक इनफॉर्मल तरीका होता है। ये यहाँ पे कह रहे हैं जो स्क्रम रिव्यू मीटिंग होती है उसमें हम इनफॉर्मल होते हैं, हम फॉर्मल नहीं करते। एक तो क्या चीज है, मैक्सिमम प्रिपरेशन का टाइम 1 आवर होना चाहिए, मैक्सिमम मीटिंग जो है 4 आवर की होनी चाहिए। उसमें क्या करना है, आपने जो इंक्रीमेंट में फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट की है वो आपने क्लाइंट को डिलीवर करनी है, क्लाइंट को डिमॉन्स्ट्रेट करनी है कि ये चीजें हमने इस इंक्रीमेंट में की हैं, और वो आपने इनफॉर्मल तरीके से करनी है, फॉर्मल तरीके से नहीं करनी। डेली स्क्रम, डेली स्क्रम का क्या है, जो आपका सर्कल लगाया हुआ था 24 आवर की आपकी एक हर 24 आवर में आपकी मीटिंग होती है, डेली आपकी एक मीटिंग होती है जिसको डेली स्क्रम कहा जाता है। टाइम बास टू 15 मिनट्स, 15 मिनट की डेली की डेली आपकी, अगर आपकी टीम, आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब कर रहे हो जहाँ पे स्क्रम इंप्लीमेंट हो रहा है, आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो थ्रू स्क्रम, तो वहां पे डेली आपकी मीटिंग होगी वो 15 मिनट की। हमने ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना, 15 मिनट्स की डेली मीटिंग है। द टीम एंड द स्क्रम मास्टर, उसमें होता कौन कौन है उस मीटिंग में डेली में, एक तो टीम होती है और एक स्क्रम मास्टर होता है। आपसे पूछ रहे थे, कौन पूछ रहा था कि क्लाइंट इसमें इन्वॉल्व होता है या नहीं होता, यहाँ से आपको उसका आंसर मिल गया है। मैं आगे कह रही थी, what have you accomplished since yesterday। अच्छा, यहाँ पे देखें,
Are your sprint backlog estimates accurate? What are you working on today? Is there anything blocking you? आपको मैंने काम डिवाइड करके दे दिए हैं। जो डेली मीटिंग होगी उसमें क्या डिसाइड होगा, आपको जो मैंने काम दिया था, आपने कल क्या काम किया है। मैं आपसे पूछूंगी जो टास्क आपको दिया हुआ था उसमें से कल आपने क्या काम किया। ये ना हो कि आप आखिरी दिन तक सारा रख के बैठे हो। एक असाइनमेंट मैंने आपको दिया कि आपने ट्यूसडे को सबमिट करवानी है, आप ट्यूसडे की रात को जाके उसे इनिशिएट स्टार्ट करते हो। तो ये वाली बात नहीं होगी। स्क्रम मीटिंग में क्या होता है, डेली मीटिंग होती है और मीटिंग में पूछा जाता है कि कल आपने क्या काम किया था, उसमें आपको कोई मसला तो नहीं आया। अच्छा, इसका एक और फायदा क्या होता है, जैसे आपको आपकी टीम में से एक मेंबर है, उसको कोई मसला आ रहा है काम करने में, दूसरा बंदा जो है उसे वो समझ आ गई है काम की, तो दूसरा जो है उसको सपोर्ट कर देता है, उसे बता देता है कि ये वाला तुम्हारा मसला इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। एक तो जो ओनर होता है प्रोजेक्ट का, मास्टर होता है, जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, वो आपका डिसाइड कर लेता है, उसको पता होता है कि करंटली किस स्टेटस क्या है। दूसरा क्या फायदा होता है इसका कि अगर किसी को कोई इशू आ रहा है तो वो इसको हैंडल कर लेता है, कोई और टीम मेंबर उसको सपोर्ट करके यहाँ पे समझा देता है कि ये इस तरह से सॉल्व हो सकता है, उसका इशू कोई और रिजॉल्व कर लेता है। बजाय इसके कि अगर आपको मसला आ रहा था आप बैठे रहो उसी मसले के ऊपर स्टक रहो, आपका टाइम गुजर जाए, डेडलाइन आ जाए, ट्यूसडे को आपने देना था और आप उसी चीज पे पड़े रहो कि आपने अभी तक काम ही नहीं किया हुआ। क्या होता है, व्हाट हैव यू अकम्प्लिश्ड सिंस यस्टरडे, कल तक आपने क्या किया। आर योर स्प्रिंट बैकलॉग एस्टिमेट एक्यूरेट, आपने जैसे मैंने आपसे एक टास्क दिया था, पीपल को फोकस किया जाता है, प्रोसेस को नहीं किया जाता। मैंने एक टास्क साइन किया, मैंने आपसे पूछ लिया आप कितना टाइम लोगे, आपने कहा मैं 3 दिन में कर लूंगा। क्या आपके एस्टिमेट एक्यूरेट थे, क्या एक्चुअल में आप 3 दिन में इम्प्लीमेंट कर सके हो या नहीं कर सके ये, और व्हाट आर यू वर्किंग ऑन टुडे। अच्छा, कल तो आपने इस चीज पे काम कर लिया, आज क्या काम करोगे। इज देयर एनीथिंग ब्लॉकिंग यू, यहाँ पे समझ आ गई है। डेली जो मीटिंग हुआ करेगी, स्क्रम की डेली मीटिंग में क्या होता है, कल तक आपने क्या काम किया था, क्या उसमें कोई हर्डल्स है, कल तक जो आपने काम किया, किसी हो सकता है कि आपके टीम में से 2 मेंबर ऐसे थे जिनमें कोई प्रॉब्लम आ गया है, अब वो जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप ही में से कोई ऐसा बंदा है जिसको वो आता है। जैसे आप प्रोग्राम लिख रहे हो, एक बंदा है जो उसको उसका लॉजिक आ गया है, वो बंदा कहता है इस तरह मीटिंग करने से उसका मसला सॉल्व हो जाता है, वो कहता है कि ये मैं तुम्हें वो रेफर कर दूंगा, मैं बता दूंगा ये इस तरह से। बजाय इसके कि वो स्टक होके उसी में फंसा रहे, तो काम आगे स्टार्ट हो जाता है। कोई चीज अगर आपको हर्डल आ रही है तो वो आप मीटिंग में डिस्कस कर लेते हो। दूसरा ये चीज कि आज आप क्या काम करोगे, आज के दिन में आपने क्या टास्क करना है, बजाय इसके कि ये लास्ट ट्यूसडे की नाइट तक आपका काम उधर ही स्टक हुआ रहे। यहाँ पे डिसाइड कर लिया जाता है कि कल आपने कितना काम किया था, अब सुबह आप कितना काम करोगे, और अगर कोई प्रॉब्लम आपको हर्डल तो नहीं, अगर हर्डल है तो वो डिस्कस कर लेते हैं ताकि सॉल्व हो जाए, आपका काम आगे कंटिन्यू हो जाए। इसके अलावा जो आपने एस्टिमेट किया था, आपने जैसे 3 दिन में कहा कि मैं टास्क कर लूंगा, क्या वो एक्यूरेट था, क्या आप 3 दिन में कर सकते हो, यहाँ आपको अपडेट करने की जरूरत होगी। डेली मीटिंग के अंदर ये डिसाइड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 एक दफा दोबारा बताइएगा। जी, आर योर स्प्रिंट बैकलॉग एस्टिमेट्स एक्यूरेट, इसमें जरा इसको एक्सप्लेन स्प्रिंट कीजिएगा। बैकलॉग जो है, एक स्प्रिंट, एक तो बैकलॉग होता है प्रोडक्ट बैकलॉग, जिसके अंदर टोटल जितनी रिक्वायरमेंट है वो इंप्लीमेंट जो होनी है वो होती है। स्प्रिंट बैकलॉग का मतलब क्या है कि करंट इंक्रीमेंट के अंदर जो आप इंप्लीमेंट करने जा रहे हो, करंट इंक्रीमेंट के अंदर जो चीजें थी वो मैंने आपको डिवाइड करके दे दी, कि टास्क बना के आपको दे दिए कि ये टास्क आपने परफॉर्म करने हैं। आपने एस्टिमेट करके मुझे बता दिया कि एक पर्सन जो है वो 2 दिन रहेगा, एक 3 दिन रहेगा, आपने सारे मिला के जो एस्टिमेट करके मुझे बता दिया कि ये हमारा 30 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा और ये इतना टाइम लगेगा हर टास्क पे। तो क्या जो आपने एस्टिमेट किया था वो करेक्ट है, क्या जो काम आप कर रहे हो, जिस पेस से जिस स्पीड से काम कर रहे हो, क्या वो करेक्ट है, जो एस्टिमेट आपने कर लिया उसके अकॉर्डिंग आप सही प्लेस पे हो, आपका वो टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ आपको अपडेट करने की जरूरत है। जो आपने करंट स्प्रिंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए एस्टिमेट किया था, क्या वो करेक्ट है। ओके, स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव, 3 आवर्स, टीम, स्क्रम मास्टर, प्रोडक्ट ओनर भी हो सकता है, व्हाट वेंट वेल, व्हाट कैन बी इम्प्रूव्ड, एक्शनेबल आइटम्स आर
जब आपका लास्ट जो स्प्रिंट होगा उसके बाद जो मीटिंग होती है उसको कहा जाता है रेट्रोस्पेक्टिव स्प्रिंट। रेट्रोस्पेक्टिव क्या हुआ, जो आपकी लास्ट मीटिंग है उसके बाद जो आपकी मीटिंग की लास्ट जब आपने इंप्लीमेंट किया है उसके बाद जो मीटिंग होती है, एक तो आपकी हर रिव्यू मीटिंग होती है हर स्प्रिंट के बाद, जब आपका कंप्लीट हो गया है तो लास्ट पे स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव किया जाता है। टाइम पास 3 आवर्स का होता है, 3 आवर्स मैक्सिमम होने चाहिए। टीम, स्क्रम मास्टर और ऑप्शनल है कि प्रोडक्ट ओनर भी हो सकता है रिव्यू करने के लिए लास्ट स्प्रिंट को। व्हाट वेंट वेल, कितना क्या सही हुआ है, व्हाट कैन बी इम्प्रूव, क्या इम्प्रूव किया जा सकता है। एक्शनेबल आइटम्स आर प्रेजेंटेड टू द प्रोडक्ट ओनर फॉर द प्रायोरिटाइजेशन एज नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। अच्छा, यहाँ पे आपने एक प्रोडक्ट बनाते हुए क्या कहते हैं, एक दफा अगर आप काम करो तो आप कुछ लेसन लर्न करते हो उसमें से। तो यहाँ पे हमने एक दफा जब प्रोडक्ट बनाई है तो हम उससे कुछ लेसन लर्न करेंगे। फॉर एग्जांपल इस तरह की प्रोडक्ट बनाने के लिए ये वाला आर्किटेक्चर स्टाइल जो था वो बेटर था। क्या हमने लर्न किया कि स्टार्ट में हमने कोई और आर्किटेक्चर यूज कर लिया और बाद में हमें लगा कि ये वाला आर्किटेक्चर नहीं, हमने डिफरेंट यूज करना था, हमने बाद में चेंज किया। अब हमें पता चल गया है कि इस तरह की जितनी भी प्रोडक्ट बाद में हमारे पास आएंगी हम उनके लिए ये वाला आर्किटेक्चर डिसीजन लेंगे। तो यहाँ पे जितने लेसन लर्न होते हैं वो आप डिस्कस कर लेते हैं और कैसे बेटर बनाया जा सकता है। आर्टिफैक्ट क्या चीज होती है, आर्टिफैक्ट क्या होता है, क्या आर्टिफैक्ट। अच्छा, वर्क प्रोडक्ट क्या होती है, वर्क प्रोडक्ट आउटपुट मैम। आउटपुट किसी भी स्टेप की जो आउटपुट होती है। जैसे मैं आपसे कहती हूँ रिक्वायरमेंट स्टेज, किसी रिक्वायरमेंट एक फेज है, उसकी आउटपुट क्या होगी, एसआरएस वर्क प्रोडक्ट। डॉक्यूमेंट होगी। तो क्या यस। वर्क प्रोडक्ट, वर्क काम कर, वर्क प्रोडक्ट जो होती है वो अच्छा आउटपुट किसी भी फेज की वर्क उसमें मैम। प्रोडक्ट या आर्टिफैक्ट, ये सेम एक ही हेलो वर्ड एक ही चीज के लिए डिफरेंट टर्म्स यूज हो रही हैं। जी बेटा पूछे। मैम। मैम ये मलिक जोहेब जाहिद का माइक म्यूट कर दें, आपकी डबल आवाज आ रही है। जी, अब यहाँ पे आर्टिफैक्ट क्या चीज है समझ आ गई है। आर्टिफैक्ट किसको कह रहे हैं, यस मैम। जो भी किसी भी आउटपुट को। फेज नहीं मैम, रिपीट कर दें। वर्क प्रोडक्ट, आर्टिफैक्ट या फिर आउटपुट जो होती है वो सेम चीज है। जैसे अगर मैं रिक्वायरमेंट जो स्टेज है, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग जो स्टेज है उसकी आउटपुट क्या आएगी, उसकी वर्क प्रोडक्ट क्या होगी या उसके आर्टिफैक्ट क्या होंगे। अगर मैं ये क्वेश्चन करती हूँ तो ये सेम बात है, उसकी आउटपुट वर्क प्रोडक्ट या आर्टिफैक्ट क्या होगा, एसआरएस डॉक्यूमेंट। डिजाइन स्टेज की आउटपुट आर्टिफैक्ट या फिर आपका जो वर्क प्रोडक्ट है वो क्या होगी, डिजाइन डॉक्यूमेंट होगी। इंप्लीमेंटेशन की आपकी आउटपुट क्या होगी, एक्सी डॉट एक्सी फाइल होगी, एग्जीक्यूटेबल फाइल होगी, कोड होगा। आर्टिफैक्ट वर्क प्रोडक्ट या आउटपुट जो है सेम चीज है। स्क्रम के आर्टिफैक्ट क्या है, आर्टिफैक्ट क्या है, क्या चीज प्रोड्यूस होती है, क्या चीज मिलती है। प्रोडक्ट बैकलॉग होती है, प्रोडक्ट बैकलॉग क्या होगी, जल्दी से बताएं प्रोडक्ट बैकलॉग क्या होगी, जिसके अंदर सारी रिक्वायरमेंट्स मैम पड़ी जो होंगी। अभी रिक्वायरमेंट इम्प्लीमेंट नहीं हुई। क्या चीज इम्प्लीमेंट होनी है। जी, स्प्रिंट बैकलॉग क्या होती है, जो एक इंक्रीमेंट के अंदर, एक इंक्रीमेंट के अंदर जितनी आपने रिक्वायरमेंट इंक्रीमेंट करनी है वो वाली सारी वो टास्क जो होंगे वो स्प्रिंट बैकलॉग होगा। स्प्रिंट बर्न डाउन चार्ट क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल एक इंक्रीमेंट जो है आपने एक स्प्रिंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप 30 दिन अगर लगा रहे हैं तो 30 दिन के अंदर आपने कितने आवर्स उस पर कंज्यूम करने हैं। बर्न डाउन चार्ट के अंदर कितने आवर्स लगेंगे और किन आवर्स में किस तरह से टास्क फुलफिल होंगे, ये आपका बर्न डाउन चार्ट में आएगा। प्रोडक्ट इंक्रीमेंट, टोटल आपको प्रोडक्ट कितने इंक्रीमेंट में मिलेगा, जैसे 10 इंक्रीमेंट बने हैं, 10 आपके स्प्रिंट थे और 10 इंक्रीमेंट में आपने डिलीवर किया। एवरीथिंग एल्स इज नॉट पार्ट ऑफ स्क्रम। अच्छा, यहाँ पे अगर आप अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में कहते हैं कि हमने
स्क्रम इम्प्लीमेंट किया है, आपने जो अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है वो थ्रू स्क्रम किया है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, कौन सी प्रोजेक्ट एक बनाया है ना, एक सॉफ्टवेयर किया है, आपने कौन सा प्रोसेस मॉडल अडॉप्ट किया है, कौन से प्रोसेस मॉडल को फॉलो किया है, अगर मैं पूछती हूँ तो आप कहते हैं स्क्रम किया है। आपको कुछ हाउ नहीं, कुछ पता नहीं, सब कुछ भूल चुका है और आप कहते हो हमने स्क्रम यूज किया है। मैं आपसे कहती हूँ आर्टिफैक्ट्स क्या होती है उसकी, अगर आपने स्क्रम किया है तो ये सारी चीजें तो अवेलेबल होंगी। अगर आपने स्क्रम इम्प्लीमेंट किया है तो आपने प्रोडक्ट बैकलॉग भी बनाया होगा, आपने स्प्रिंट बैकलॉग भी बनाया होगा, एक स्प्रिंट कितना टाइम इम्प्लीमेंट किया है। लेकिन उस केस में क्या होता है, एक्चुअल में उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया होता। उस केस में आपके पास, अगर आपने कहते हो कि आपने स्क्रम इम्प्लीमेंट किया है तो आपके पास प्रोडक्ट बैकलॉग होनी चाहिए, स्प्रिंट बैकलॉग होनी चाहिए, कितने इंक्रीमेंट में काम किया, स्प्रिंट को कितने टास्क में डिवाइड किया, बर्न डाउन चार्ट होने चाहिए। अच्छा, मैं आपको एक इसकी दिखा देती हूँ प्रोडक्ट बैकलॉग। देखें यहाँ पे शो हुई है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे आइटम नंबर में देखें 1 से लेके 22 तक आइटम्स हैं। इनको क्लाइंट के साथ मिलके, जो कि प्रोजेक्ट ओनर होगा, प्रोडक्ट ओनर, वो उससे मिलके आपने प्रायोरिटाइज किया हुआ है। प्रायोरिटाइज कहाँ पे शो हो रहा है, देखिए वेरी हाई, हाई और मीडियम, वेरी ये प्रायोरिटी असाइन की हुई है। कौन सी रिक्वायरमेंट जो क्लाइंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ जो है उनकी हाई प्रायोरिटी है, कुछ की मीडियम है। तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं उनको सबसे पहले इंप्लीमेंट किया जाता है। उन रिक्वायरमेंट्स को जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है सबसे पहले इंप्लीमेंट किया जाता है। यहाँ पे आपकी हाई प्रायोरिटी वाली रिक्वायरमेंट्स है, मीडियम है और वेरी हाई प्रायोरिटी। एस्टीमेट है आगे एक पॉइंट, एस्टीमेट में लिखा हुआ है जैसे 16 फिनिश डेटाबेस वर्जनिंग। फर्स्ट एक टास्क है, फर्स्ट आइटम जो है डेटाबेस वाला, उसको 16 आवर्स के अंदर कंप्लीट करना है। 16 आवर्स लगेंगे आपके टोटल इसको कंप्लीट करने में। अच्छा, बाय में लिखा है किस, कौन है इसका रिस्पॉन्सिबल। फॉर एग्जांपल मैं कह देती हूँ आपकी क्लास में कोई अली है जो कि ये फर्स्ट करेगा डेटाबेस वर्जनिंग वाला काम और 16 आवर्स में इसे कंप्लीट करना है, एस्टिमेट लगा है। और दूसरे टास्क जो है वो किसी और को मैं फॉर एग्जांपल उसामा को साइन कर देती हूँ और उसामा ने इस पे 8 आवर्स लगाने हैं और ये किसको साइन हुआ है ये आपने ये प्रोडक्ट बैकलॉग में मेंशन कर लेना है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? अगर आप स्क्रम इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको ये चीज बनानी होती है, आपके आर्टिफैक्ट में ये चीज होती है। नेक्स्ट है स्प्रिंट बैकलॉग। स्प्रिंट बैकलॉग का क्या मतलब है, जो प्रोडक्ट थी वो पूरी प्रोडक्ट के लिए थी, आगे स्प्रिंट में आपने क्या किया, करंट इंक्रीमेंट के अंदर जो आप इंक्रीमेंट करने जा रहे हो आपने वो देखी और आपने डिसाइड कर लिया कि जैसे देखिए हर दिन में, कौन से दिन में कौन सी रिक्वायरमेंट, कौन सा काम होगा, ये इस स्टेट में कौन सा होगा, इस स्टेट में क्या होगा, इस स्टेट में क्या होगा, ये असाइन कर लिया जाता है। कि टोटल आपके आवर्स कितने हैं, 554 हैं और हर आवर में आपने हर टास्क पे कितने टाइम लेना है, कितने आवर्स लेने हैं एक स्प्रिंट के। यहाँ बर्न डाउन चार्ट आपको दिखाया है, बर्न डाउन चार्ट की शक्ल भी देख लें कि कैसा होता कैसा है। आपने एक स्प्रिंट को बर्न डाउन चार्ट बनाया है जिसके अंदर आपने इसको टोटल इसमें 752, यहाँ पे देखें 752 आवर्स टोटल लगने हैं इस स्प्रिंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। देन आप आगे चलते जाते हो तो 0 जब आ जाएगा इसका मतलब है इस स्प्रिंट का टोटल सारा टाइम आपने कंज्यूम कर लिया और ये स्प्रिंट इम्प्लीमेंट हो गया है। बर्न डाउन चार्ट की जगह देख लें हर डे के लिहाज से कितने आवर्स रहते हैं इस स्प्रिंट में इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो आपको शो किए हुए हैं। लास्ट में आप इंक्रीमेंट, प्रोडक्ट इंक्रीमेंट दे देते हो, डिलीवर्स मेजरेबल वैल्यू, जो आपको द प्रोसेस कैन बी हाल्टेड आफ्टर एवरी स्प्रिंट एंड देयर विल बी सम वैल्यू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर आपका हर इंक्रीमेंट जो होता है वो कस्टमर को कोई वैल्यू देना चाहिए, कोई यूजेबल फंक्शनैलिटी कस्टमर को डिलीवर होनी चाहिए। ROI क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, उस पर हर इंक्रीमेंट पे उसको मिलनी चाहिए। आपका जो एक इंक्रीमेंट इम्प्लीमेंट हुआ है उसके उसमें आपको ने कोई फंक्शनैलिटी डिलीवर की है, कस्टमर को कोई वैल्यूएबल फंक्शनैलिटी डिलीवर की है, कोई इंक्रीमेंट विदाउट फंक्शनैलिटी डिलीवरी नहीं होना चाहिए।
मस्ट बी अ प्रोडक्ट नो मैटर हाउ इनकम्प्लीट। हो सकता है ऐसे भी होना चाहिए कि अगर एक इंक्रीमेंट के बाद क्लाइंट कहता है कि बस अब हमने और प्रोडक्ट और काम नहीं करवाना, तब तक भी आपका प्रोडक्ट इस तरह होनी चाहिए कि आपकी वर्किंग में होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल उसने आपके इंक्रीमेंट बने थे हम 10 इंक्रीमेंट में प्रोडक्ट बनाएंगे आपकी, उसने 7 इंक्रीमेंट के बाद कह दिया कि आप बस मुझे और काम नहीं करवाना, मैं और पेमेंट नहीं करूंगा, बस हार्ड कर देता है उस पर। अच्छा ये लास्ट स्लाइड है, लास्ट स्लाइड है। Some reason to avoid Scrum. Your current software development produces acceptable results. Your project cannot be decomposed into good. Your engineering practices. अच्छा क्या पॉइंट क्या है? फर्स्ट सम रीजन टू अवॉइड स्क्रम। स्क्रम कब कब अवॉइड करना चाहिए? अगर आपके करंटली जैसे स्क्रम एक ट्रेंड बन गया है, एक फैशन बन गया, जैसे अगर हम कहते हैं अजाइल डेवलपमेंट एक फैशन बन गया, सब लोग अजाइल डेवलपमेंट यूज कर रहे हैं, आप कहते आप एक कंपनी बनाते हो, आप कहते हो हमने भी स्क्रम यूज करना है क्योंकि सब लोग स्क्रम यूज कर रहे हैं। हो सकता है कि आपकी जो सिचुएशन है उसके लिहाज से जो आप करंट डेवलपमेंट प्रोसेस यूज कर रहे थे वो आपके कॉन्टेक्स्ट में बहुत बेटर था। जरूरी नहीं है कि आप अगर करंट जो आपके सॉफ्टवेयर अगर अनसक्सेसफुल हो रहे हैं, आप जो सॉफ्टवेयर बना रहे हो वो अनसक्सेसफुल हो रहे हैं, देन डेफिनेटली आपको चेंज करना चाहिए अपना प्रोसेस मॉडल। अगर आप सक्सेसफुल प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो आपको स्क्रम की तरफ मूव करने की जरूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट, अगर आपका प्रोजेक्ट जो है आप ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो जिसको छोटे छोटे इंक्रीमेंट्स पे डिवाइड नहीं, स्प्रिंट में डिवाइड ही नहीं किया जा सकता है, ये बिग बॉल ऑफ मड वर्ड यूज हुआ है। आपका प्रोजेक्ट ऐसा है कि वो एट ए टाइम सारे को लेकर चलना है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड नहीं किया जा सकता। सेपरेट जो इंडिपेंडेंट पोर्शन इंडिपेंडेंट स्प्रिंट नहीं बन पा रहे तो उस केस में आप स्क्रम इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। आप कोई ऐसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है जिसमें उन्होंने आपसे बहुत डॉक्यूमेंटेशन, डिटेल डिजाइन, डिटेल प्लानिंग, सारी डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा मांगी है, तो स्क्रम में तो इतनी जो अजाइल के जितने भी प्रोसेस मॉडल होते हैं उनमें डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा नहीं होती, तो आप उस केस में स्क्रम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते अगर जो आपका क्लाइंट है उसने आपसे डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट की हुई है। यस, अगर आपकी टीम जो है इस तरह से काम ना कर सकती हो, जैसे स्क्रम में डेली मीटिंग होती है, डेली मीटिंग में कल आपने क्या किया, सुबह आप क्या करोगे, और अगर आपको कोई मसला आ रहा है तो वो मसला डिस्कस किया जाता है जिसकी वजह से आप का काम रुका हुआ है। तो अगर आप ये सारी चीजें इंप्लीमेंट नहीं कर पाते तो उस केस में आपको स्क्रम इंप्लीमेंट करने की अपनी कंपनी में जरूरत नहीं है। ये कुछ पॉइंट्स थे जहाँ पे स्क्रम इंप्लीमेंट नहीं होता। कोई मसला आज के लेक्चर में? मैम वो रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो क्लियर हो जाएगा। चलो ठीक है। बिल्कुल।